पिछले भाग में आपने देखा दावत में दो बड़े लोगों की एंट्री ने सबको चौंका दिया, लेकिन असली झटका तब लगा जब लू येचेन उन्हें बेहद करीब से जानता निकला। अब सबकी निगाहें उसी पर थीं। आखिर उसके कितने राज अभी बाकी थे। अब लुओ परिवार की बहनें और भी ज्यादा परेशान हो गईं। रुको, कौन प्रोफेसर श्याओ चेन, तुमने हमें ये सब कभी बताया क्यों नहीं? लिंग चेन ने हैरानी से मेरी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अपने परिवार को भी मेरी इस पहचान के बारे में पता नहीं होगा। मेरे इशारे पर उसने सबको बताया। प्रोफेसर लू ने सिर्फ 16 साल की उम्र में 3 साल के अंदर लॉस्ट अकादमी से डॉक्टरेट पूरी कर ली थी। इसी बीच बटलर झांग जल्दी से दादाजी के पास आया। उसने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। दादाजी का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी एक लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग को सहारा देकर हॉल के अंदर लेकर आया, और जैसे ही मेरी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, मेरे चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। पेकिंग यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रिंसिपल और बीजिंग के पुलिस प्रमुख हान एक साथ यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्हें जानने वाले सभी लोग हैरान थे। हान परिवार एक बेहद प्रभावशाली परिवार था, लेकिन वे हमेशा लो प्रोफाइल रहते थे और शायद ही कभी किसी सामाजिक समारोह या दावत में दिखाई देते थे। पूर्व प्रिंसिपल हान करीब 40 साल तक पेकिंग यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके छात्र देश दुनिया के हर क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन दादाजी के अलावा लुओ परिवार में किसी ने पेकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी। फिर इतने बड़े लोग यहाँ क्यों आए थे? यह सोचते हुए मैंने सिर झुकाया और हल्का सा मुस्कुराया। माफ कीजिए, इतना कहकर मैं सीधे उनकी ओर बढ़ गया। आसपास खड़े लोगों के पास मुझे रोकने का समय भी नहीं था। केवल गुशिवान वहीं खड़ी रही और चुपचाप मेरी पीठ को देखती रही। बाकी मेहमान मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। क्या कर रहा है ये? पुलिस प्रमुख के सामने ऐसे ही चला गया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मैं पुलिस प्रमुख हान के पास से निकलकर सीधे बूढ़े प्रिंसिपल हान के पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें घूरते हुए बोला, बूढ़े हान, आप खुद आ गए? उन्होंने नाराज होकर कहा, अगर मैं नहीं आता तो तुमसे कब मिलता? तुमने उस बदमाश को निमंत्रण भेज दिया, मुझे नहीं। मैंने बेबसी से कहा, मैंने आपको भी निमंत्रण भेजा था, बस आने से मना किया था। अगर आप आ जाते तो आपके छात्र आपको घेर लेते। बूढ़े हान ने मुझे घूरा। तो क्या मैं इतना नापसंद हूं कि तुम मुझे आने भी नहीं दोगे? मैंने कुछ नहीं कहा। वह अचानक गंभीर हो गए। मैं आज तुम्हारा साथ देने आया हूं। जो करना है बेखौफ होकर करो। अगर लुओ परिवार तुम्हें इसके लिए दोषी ठहराए तो मेरे साथ चलना, मेरे पोते बन जाना। उनकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग फिर हैरान रह गए। बूढ़े हान आगे बोले, मेरे छात्र पूरी दुनिया में हैं, हर क्षेत्र में हैं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए क्या वह काफी नहीं? बगल में खड़े पुलिस प्रमुख हान चुपचाप अपनी मुस्कान दबा रहे थे, लेकिन बूढ़े हान ने उन्हें घूरा और झुंझलाकर उनके सिर पर हल्की चपत लगा दी। मुस्कुरा क्या रहे हो? मैं दादाजी की ओर बढ़ा। दादाजी, धीरे चलिए, वो यहीं है, भाग नहीं जाएंगे। दादाजी ने मेरे सिर पर हल्की चपत लगाई। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? बिल्कुल बदतमीज हो गए हो। बूढ़े हान हंस पड़े और दादाजी की ओर हाथ बढ़ाया। अरे कोई बात नहीं, ये लड़का हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही रहा है। दादाजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्रिंसिपल हान, मेरा पोता थोड़ा शरारती है, बुरा मत मानिएगा। बूढ़े हान ने मेरी ओर देखा और फिर बोले, मैं आज यहाँ इसकी चिंता में आया हूँ, इसका साथ देने आया हूँ। दादाजी ने तुरंत जवाब दिया, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारा पूरा परिवार इसके साथ है। दोनों बुजुर्ग कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर दोनों अचानक मुस्कुरा दिए। ठीक है, बूढ़े हान बोले, आज तुम्हें परेशान करूंगा। परेशानी कैसी? दादाजी हंसे। पहले चाय पीजिए, मेरे कई पुराने दोस्त भी यहाँ आए हैं। बूढ़े हान ने सिर हिला दिया। उसी समय मैंने पुलिस प्रमुख हान की ओर देखा। तो फिर शुरू करें? उन्होंने भौहें चढ़ाई। जल्दी मत करो, पहले सबको बुला लेते हैं। मैं हंस पड़ा। आज शनिवार है, आपने लोगों को छुट्टी के दिन भी काम पर लगा दिया। वैसे भी आप सब सादे कपड़ों में हैं, किस बात का डर है? पुलिस प्रमुख हान ने छिड़कर फोन निकाला और अपने लोगों को आदेश देने लगे। मैंने कहा, अब आप अकेले ही खेलिए, असली नाटक तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इतना कहकर मेरी नजर भीड़ में जियांग यूनिंग पर पड़ी। फिर मैं अपनी बड़ी बहन और गु शिवान की तरफ बढ़ गया। पीछे बुलाए गए सादे कपड़ों वाले पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखकर हैरान थे। सर, हम यहाँ किसी को गिरफ्तार करने आए हैं या शादी की दावत में खाना खाने? पुलिस प्रमुख हान ने बस इतना कहा, ज्यादा मत सोचो, पहले खाना खाओ। जब मेरी बहनों ने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वे निश्चिंत होकर इधर उधर चली गईं। वहीं केवल मेरी बड़ी बहन और गुशिवान खड़ी थीं। मुझे अपनी ओर आता देखकर मेरी बड़ी बहन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और पूछा, श्याओ चेन, तुम पुलिस प्रमुख हान और प्रिंसिपल हान को कैसे जानते हो? मैंने बड़ी बहन को बताया कि विदेश में एक बार डायरेक्टर हान की मदद करने के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी सोंग शिंगची हमारे पास आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी नजरें साफ बता रही थीं
कि उसका निशाना मेरी बड़ी बहन थी। उसने मुस्कुराकर कहा, युवा मालिक लुओ, बड़ी बहन लुओ, मिस गो, नमस्कार, मैं सोंग शिंगची हूँ। मैंने अनजान बनते हुए बड़ी बहन से पूछा, बड़ी बहन, आप इन्हें जानती हैं? उन्होंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। मैंने तुरंत गु शिवान की ओर देखा, शायद ये बहन शिवान से मिलने आए हैं। गु शिवान ने हल्की मुस्कान के साथ मेरा सिर थपथपाया। मैं भी इन्हें नहीं जानती। तीनों के ऐसे व्यवहार से सोंग शिंगची का चेहरा एक पल के लिए बिगड़ गया, फिर भी उसने खुद को संभाला। मेरे पिता सोंग समूह के चेयरमैन हैं। शायद हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आप लोग हमें नहीं जानते। मैं बस आप सबसे मिलने आया था। उसकी नजर बार बार मेरी बड़ी बहन पर जा रही थी। बड़ी बहन ने ठंडे स्वर में कहा, नमस्ते हो गया, अब आप जा सकते हैं। गु शिवान ने तभी धीरे से मुझे बताया कि सोंग परिवार हाल ही में अपनी बेटी से जुड़े एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में रहा है। मैंने तुरंत सोंग शिंगची की तरफ देखा और मुस्कुराया। ओह, तो आप उसी सोंग परिवार से हैं। बताइए, कोई और काम था? सोंग शिंगची ने पास लगे पियानो की ओर देखा। मैं मशहूर पियानो मास्टर नान्युए का आखिरी शिष्य हूँ। अगर अनुमति मिले तो मैं आपके लिए एक धुन बजाना चाहूंगा। उसकी बात सुनते ही मैं हल्का सा हंसा। अजीब बात है, मैं नान्युए को जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनका कोई आखिरी शिष्य भी है। सोंग शिंगची के चेहरे पर घबराहट की हल्की झलक आई। मेरे गुरु कई सालों से एकांत में हैं। मैंने तुरंत कहा, तो फिर और आसान है, उन्हें बुला लेते हैं। आज ही पता चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। बड़ी बहन और गु शिवान तुरंत समझ गईं कि मैं जानबूझकर उसे फंसा रहा हूँ। दोनों बस चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखने लगीं। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई। मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरा कोई गुप्त शिष्य भी है। सबकी नजरें उधर घूम गईं। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, और ये भी पहली बार सुन रहा हूँ कि मैंने लिंग परिवर्तन की सर्जरी करवाई है। सोंग शिंगची का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुस्से से बोला, तुम कौन हो? नाटक बंद करो। युवा मालिक लुओ भोले हैं, तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया है। मैं मन ही मन हंस पड़ा। भोला? बेवकूफ? अब ये आदमी अपनी ही कब्र खुद खोद रहा था। सामने खड़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, पहले अपना फोन निकालो और देखो कि पिछले 3 सालों में तुम्हारे तथाकथित गुरु के वीबो अकाउंट से क्या पोस्ट हुआ है। नान्युए संगीत की दुनिया का एक रहस्यमयी नाम था। देश भर के संगीत प्रेमी उन्हें देवता की तरह मानते थे, लेकिन 3 साल पहले वह अचानक गायब हो गए थे और अब उनके नाम पर झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद असली नान्युए के सामने खड़ा था। सोंग शिंगची ने उसी साल खुद को नान्यू का शिष्य बताकर डेब्यू किया था। उसका पियानो वादन अच्छा था और उसने काफी प्रशंसक बना लिए थे, लेकिन उसकी पहचान और सफलता का बड़ा हिस्सा इसी बात पर टिका था कि वह खुद को महान संगीतकार नान्यू का प्रिय शिष्य बताता था। इसी बीच भोज में मौजूद कई लोगों के फोन लगातार बजने लगे। सबने अपने अपने फोन निकालकर वीबो खोला। नान्यू की नई पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी। सोंग शिंगची के वीबो और उसके फैन पेज पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने तुरंत उसे अनफॉलो कर दिया, जबकि कुछ कट्टर प्रशंसक अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ झूठे शिष्य बनने तक सीमित नहीं थी। जिस व्यक्ति ने कभी अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए ऑनलाइन झूठी अफवाहें फैलाईं, लोगों को बदनाम किया और स्कूल में कमजोर बच्चों को तंग किया था, वह अब दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। मैं मन ही मन हंस पड़ा। हम बस उसे उसी की दवा छका रहे थे। सोंग शिंगची का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसने तुरंत जियांग झिरो के सामने झुककर कहा, माफ कीजिए मास्टर नान्यू, ये मेरी गलती थी। मुझे आपका शिष्य बनकर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जियांग झिरो ने ठंडी नजरों से उसे देखा। तुम्हें सिर्फ इसी बात के लिए माफी नहीं मांगनी है, ये तो बस एक अपराध था। उनकी मां की मौत के बाद जियांग भाई बहन बेहद बुरी हालत में रहने को मजबूर थे। वांग लिंगलिंग ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया था। उसने जानबूझकर उन पर गर्म पानी तक फेंका था। अगर जियांग झिरो के भाई ने उसे बचाने के लिए आगे बढ़कर चोट न खाई होती तो शायद वह आज जिंदा भी नहीं होती। उसके भाई की पीठ और उसकी बांह पर आज भी जलने के निशान थे। जियांग झिरो की आंखों में गुस्सा देखकर मैं तुरंत उसके पास गया और उसे अपनी बड़ी बहन के पास ले आया। फिर मैं सोंग शिंगची की तरफ मुड़ा। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान थी। श्री सोंग, इतनी जल्दी माफी मत मांगिए। मैंने कहा, यह तो अभी बस शुरुआत है। इतना कहकर मैं मंच की ओर बढ़ गया। अब असली शिकार शुरू होने वाला था। जैसे ही मैं जियांग यूनिंग के पास से गुजरा, उसने मेरी तरफ एक छोटा रिमोट फेंका। मैंने बिना उसकी ओर देखे उसे आसानी से हवा में पकड़ लिया। मंच के बीच पहुंचकर मैंने माइक उठा लिया। देवियों और सज्जनों, भोज समाप्त होने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दादाजी और बूढ़े हान ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़े हान मुस्कुराए। बूढ़े लू, चलो सुनते हैं तुम्हारा पोता अब क्या करने वाला है। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ बाकी लोगों को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। मैंने अपने परिवार की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले मैं अपने परिवार से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ उससे शायद इस खूबसूरत दावत का माहौल थोड़ा खराब हो जाए। लुओ और सुपरिवार के लोग हैरान तो थे, लेकिन किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने रिमोट का बटन दबाया। मेरे पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर एक पुरानी निगरानी फुटेज दिखाई देने लगी। तस्वीर में एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। वह मैं था जिस दिन मेरा अपहरण हुआ था। मैंने माइक में कहा, सुश्री वांग लिंगलिंग, क्या आपको यह दृश्य याद है? हॉल में हलचल मच गई। मैंने फिर रिमोट दबाया। अचानक एक स्पॉटलाइट भीड़ में खड़ी वांग लिंगलिंग पर जाकर रुक गई। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह घबराकर बोली, युवा स्वामी लुओ, आप क्या कहना चाहते हैं? आज रात आपसे मेरी पहली मुलाकात है।
मैं मुस्कुराया। अच्छा, इतने सालों में आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई। इतना कहकर मैंने दूसरा वीडियो चला दिया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि वांग लिंगलिंग ने जियांग भाई बहन को नशीली दवा दी और उन्हें एक वैन में बैठा दिया। फिर उसने किसी को इशारा किया। अगले ही दृश्य में वही वैन मेरे पास आकर रुकी और फिर मुझे भी उठा लिया गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मैंने वांग लिंगलिंग की तरफ देखते हुए कहा, अब याद आया, तुमने जियांग भाई बहन को मानव तस्करों के हवाले किया था। पकड़े जाने के डर से तुमने उन तस्करों से उस छोटे बच्चे को भी साथ ले जाने को कहा था। मैंने अपनी तरफ इशारा किया। वह बच्चा मैं था। तुमने सोचा था कि निगरानी कैमरों से बच गई हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी। पास में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के बच्चों ने उनकी सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में कैमरे लगवाए थे और उनमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। यह सुनते ही पूरा लुओ और सू परिवार गुस्से से भर उठा। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। मेरी माँ सू वॉनकिंग अब खुद को रोक नहीं पाई। वह वांग लिंगलिंग की तरफ बढ़ी और गुस्से में उस पर टूट पड़ी। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया था। 15 साल, पूरे 15 साल। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मेरी माँ हमेशा शांत और सभ्य रहने वाली महिला थीं, लेकिन उस समय उनकी आंखों में सिर्फ एक माँ का दर्द था। उन्हें इस तरह देखकर मेरे दिल में अजीब सी गर्माहट भर गई। मैंने धीरे से माइक उठाया और कहा, माँ। पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप मंच पर आकर मेरे साथ खड़ी होंगी? माँ तुरंत मुड़ी और बिना किसी झिझक के मंच की ओर बढ़ गईं। कुछ ही कदमों में वो मेरे पास पहुंच गईं और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आपकी खूबसूरत आंखें रोने के लिए नहीं बनी हैं। आप रोएंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा और फिर पिताजी मुझसे नाराज होंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ ने तुरंत दर्शकों में बैठे पिताजी को गुस्से से घूरा। बेचारे पिताजी बिल्कुल हैरान थे, जैसे सोच रहे हों मैंने किया क्या है। मैं मुस्कुराया और माँ से कहा, बस यही मेरा साथ दीजिए। पहले मुझे ये सब खत्म कर लेने दीजिए। मैं वादा करता हूँ हमारा परिवार अब कभी अलग नहीं होगा। माँ ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और बोली, ठीक है, तुम अपना काम पूरा करो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जैसे ही मैं आगे बोलने वाला था, सोंग शिंगची बीच में आ गया। उसने फिर से मासूम बनने की कोशिश की। युवा स्वामी लुओ, मैं मानता हूं कि मास्टर नानयू का शिष्य होने का दावा करना मेरी गलती थी, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए आप मेरी माँ को फंसाने के लिए निगरानी फुटेज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने उसे घूरते हुए कहा, पहले अपना ख्याल रखो। ये पीड़ित बनने का नाटक किसके लिए कर रहे हो? तभी मेहमानों ने अपने फोन निकाले। इंटरनेट पर सोंग शिंगची के पुराने कारनामे एक एक करके सामने आ चुके थे। स्कूल में गुंडागर्दी, लोगों को परेशान करना, झूठे रिश्तों का दिखावा और अपनी ही बहन सोंगरू के ड्रग्स वाले मामले में शामिल होना। सोंग परिवार के चेहरे उड़ चुके थे। मैंने फिर एक रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में सोंग शिंगची साफ कह रहा था कि अगर सोंगरू पूरी तरह बर्बाद हो जाए तभी सोंग परिवार की सारी संपत्ति उसके हाथ में आएगी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वांग लिंगलिंग ने अविश्वास से अपने बेटे को देखा। श्याओची, वो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन सोंग शिंगची फिर भी चिल्लाया, माँ, ये रिकॉर्डिंग नकली है। मैं आपका बेटा हूँ। आप किसी अजनबी की बात पर मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी ना? मेरे पास उसकी बकवास सुनने का समय नहीं था। मैंने सीधे वांग लिंगलिंग की तरफ देखा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम जियांग भाई बहनों के अपहरण और मेरे अपहरण में शामिल होने की बात मानती हो? वांग लिंगलिंग कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर अजीब सी बेरहमी आ गई। हाँ, तो क्या हुआ? पूरा हॉल सन्न रह गया। वो बोली, सोंग यांग और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। उन जियांग भाई बहनों की वजह से सब कुछ खराब हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें मानव तस्करों को बेच दिया। और तुम्हारी बात, तुमने हमारा सौदा देख लिया था, इसलिए तुम बस बदकिस्मत थे। मेरी मुट्ठियां कस गईं, मेरे नाखून हथेली में ढंस गए। उस पल मेरे अंदर ऐसा गुस्सा था कि मैं उसे वहीं खत्म कर देना चाहता था। लेकिन अब मैं अकेला नहीं था, अब मेरा एक परिवार था। मैं अपने परिवार को फिर से मेरे कारण दुखी नहीं करना चाहता था। तभी गुशिवान मंच पर आ गई। उसने धीरे से मेरे हाथ खोले और कहा, इतना जोर मत लगाओ, खून निकलने लगेगा। मैंने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। गुशिवान बस चुपचाप मेरे पास खड़ी रही। उधर वांग लिंगलिंग को भी आखिरकार एहसास होने लगा कि उसने क्या कबूल कर लिया है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने मदद के लिए सोंग यांग की तरफ देखा, लेकिन सोंग यांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे समझ आ चुका था, खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। सोंग यांग ने वांग लिंगलिंग की तरफ देखा तक नहीं, उल्टा टूटे दिल का नाटक करते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसा करेगी। मैं बहुत निराश हूँ। चूंकि आज डायरेक्टर हान यहाँ है, मैं खुद आगे बढ़कर उसे कानून के हवाले करूंगा। उम्मीद है जेल में जाकर उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। मैं मन ही मन हंसा। वाह, खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी को ही बलि का बकरा बना दिया। वांग लिंगलिंग ने अविश्वास से उस आदमी को देखा जिसके लिए उसने 16 साल की उम्र से सब कुछ सहा था। रखेल कहलाना भी मंजूर था, बस सोंग यांग का साथ नहीं छोड़ा। और आज वही आदमी उसे अकेला छोड़ रहा था। मैंने सोंग यांग की तरफ देखते हुए पूछा, श्रीमान सोंग, क्या आपको अपनी पहली पत्नी जियांग नानकिंग से हुए दोनों बच्चों के नाम याद हैं? सोंग यांग अचानक जम गया। कुछ पल बाद वह बोला, मुझे याद नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। अजीब बात है, जिन्हें आप इतने सालों से ढूंढने का दावा कर रहे हैं, उनके नाम तक याद नहीं।
मैंने जियांग जिरोंग की तरफ इशारा किया। मेरा दोस्त नानयू, जिसका असली नाम जियांग जिरोंग है। नानयू नाम भी उसकी माँ जियांग नानकिंग और उसके भाई जियांग यिंगचेन के नाम से बना है। वही बच्चा जिसे आप इतने सालों से ढूंढने का नाटक कर रहे थे। सोंग यांग कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। वैसे भी मैं ये सब तुम्हें सच का एहसास कराने के लिए नहीं कह रहा। तुम जैसे इंसान के लिए वो बहुत देर हो चुकी है। स्क्रीन पर कई दस्तावेज दिखाई दिए। ये सिर्फ कुछ सबूत हैं, बाकी सारे दस्तावेज पहले ही पुलिस को सौंपे जा चुके हैं। अब तुम चारों को आराम से अंदर बैठकर बात करने का काफी समय मिलेगा। इतना कहते ही मेरे सीने पर वर्षों से रखा बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन तभी सोंग शिंगची पूरी तरह पागल हो गया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, कमीने, ये सब तूने शुरू से प्लान किया था, हमारे परिवार के लिए जाल बिछाया था। अगले ही पल एक जोरदार लात उसके चेहरे पर पड़ी। जियांग यूनिंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, अगर अपना मुंह बंद नहीं रख सकता तो मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। सोंग शिंगची के होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत अभी भी बाकी थी। वह चिल्लाया, वे दोनों बस नाजायज बच्चे हैं, उन्हें मेरे पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने का क्या हक है। मैं सोंग परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक हूँ। मैंने उसे घृणा से देखा। अगर तुमने अपने पिता को गोद लेने के लिए परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल न किया होता तो आज तुम एक मामूली कर्मचारी से ज्यादा कुछ नहीं होते। खुद को बड़ा युवा मालिक समझना बंद करो। तभी मैंने डायरेक्टर हान की तरफ देखा। अब गिरफ्तारी वारंट निकालिए और इनका नाटक खत्म कीजिए। मेहमानों को भी घर जाना है। डायरेक्टर हान के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया, लेकिन अगले ही पल कई सादे कपड़ों वाले अधिकारी आगे बढ़ गए। तीनों को चारों तरफ से घेर लिया गया। सोंग यांग पर कई गंभीर अपराधों के आरोप थे। हत्या की साजिश, जियांग नानकिंग को जहर देना, टैक्स चोरी और कई साल पुराने अपराधों को छिपाना। वांग लिंगलिंग पर हत्या की साजिश और बच्चों की तस्करी के आरोप थे। और सोंग शिंगची पर ड्रग्स, स्कूल में हिंसा, लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने और ऑनलाइन अफवाहें फैलाकर एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे मामले दर्ज थे। सबूत पूरे थे। डायरेक्टर हान ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे साथ चलिए। उन्होंने यह भी बताया कि सोंगरू को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। सोंग शिंगची अभी भी चिल्ला रहा था, असंभव, आप सब मिले हुए हैं, मैं इसे नहीं मानता। डायरेक्टर हान ने गिरफ्तारी वारंट उसके चेहरे के सामने करते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमने गलत किया है तो शिकायत करो, लेकिन पुलिस पर झूठे आरोप लगाने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। और फिर उन सभी को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाने लगा। जाने से पहले डायरेक्टर हान ने मेरी और बूढ़े हान की तरफ सिर हिलाया, लेकिन सोंग यांग अभी भी आखिरी कोशिश कर रहा था। जियांग जिरोंग के पास से गुजरते हुए वह जोर से चिल्लाया, शियाओरो, शियाओरो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने इतने साल तुम्हें ढूंढा है, प्लीज अपने पिता को बचा लो। मेरे पिता की नजर में वह बहुत पहले ही मर चुका था। जिस दिन उसने मेरे दादा दादी की मौत के लिए कार हादसे की साजिश रची, जिस दिन उसने मेरी माँ को धीरे धीरे असर करने वाला जहर दिया, और जिस दिन उसने अपनी रखैल के साथ मिलकर अपने ही बच्चों को मानव तस्करों के हाथ बेच दिया। जियांग जिरो ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी बेटी कभी न होती। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा जन्म चीन में हुआ है। विदेश में होते तो शायद बहुत पहले मेरे हाथों मर चुके होते। लू यूनक्सी ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? कोई इसे यहाँ से ले जाओ, बहुत सिर दर्द कर रहा है। पास खड़े व्यक्ति ने बेबसी से कहा, वैसे मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ, मुझे अंकल कहना बंद करो। आखिरकार उन तीनों को वहां से हटा दिया गया और माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मेहमान अभी भी स्तब्ध थे। मैंने गुशिवान को हल्का सा इशारा किया और उसे पहले मंच से नीचे जाने को कहा। फिर मैंने जियांग जिरो को अपने पास बुलाया और भीड़ की ओर देखकर कहा, ये मेरी बहन जियांग जिरो है, ब्रूटो की उपाध्यक्ष और जियांग नानकिंग की इकलौती वारिस। सोंग परिवार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जियांग परिवार अपनी पहचान वापस हासिल करेगा। उम्मीद है आप सब आगे भी इसका साथ देंगे। भीड़ में तुरंत सहमति की आवाजें गूंज उठीं। तभी एक युवती ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, मास्टर नान यू, मैं सालों से आपकी प्रशंसक हूँ, क्या आज हमें आपका लाइव संगीत सुनने का मौका मिल सकता है? उसके माता पिता घबरा गए। उन्हें लगा बेटी ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है, लेकिन जियांग जिरो मुस्कुराई और बोली, जरूर। पूरा हॉल एक बार फिर हैरान रह गया। जियांग जिरो ने कहा, मैंने अपनी माँ और भाई की वजह से गुकिन सीखा था। आज मैं वही संगीत आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। वेटर गुकिन लेकर आया। वह मंच पर बैठी और नीचे से लुओ यूनक्सी ने मजाक में कहा, आज तो कोई अपना रुतबा दिखा रहा है। जियांग जिरो मुस्कुराई। बकवास मत करो, हम परिवार हैं। फिर उसने कहा, इस रचना का नाम है चांद की याद। मैंने इसे तब बनाया था जब मैं 13 साल की थी और मेरा भाई सिर्फ 4 साल का था। उस समय मैं उतनी माहिर नहीं थी, इसलिए इसे कभी रिलीज नहीं किया। इतना कहकर उसने गुकिन बजाना शुरू किया। शुरुआती धुन में हल्की सी कमी थी, लेकिन उसमें जो दर्द था वह हर किसी के दिल तक पहुंच रहा था। संगीत में बिछड़ने की कसक थी, किसी अपने को याद करने की तड़प थी। फिर धीरे धीरे धुन बदलने लगी। उदासी की जगह एक नरम सी उम्मीद ने ले ली, जैसे लंबे अंधेरे के बाद दूर कहीं रोशनी दिखाई दे जाए। हाँ, पुरानी यादें शायद हमेशा दर्द देंगी। कुछ लोगों की कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उन्हें आखिरकार आगे बढ़ना ही पड़ता है। जैसे ही धुन खत्म हुई, पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जियांग जिरो भी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या इतना बुरा बजाया? अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। वही युवती खुशी से चिल्लाई, नान यू,
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जियांग जीरो तुरंत घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं साफ मना करती हूँ। उसकी बात सुनते ही पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। कुछ देर बाद भोज आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। मेहमान एक एक करके लुओ परिवार के पुराने घर से चले गए। आखिर में केवल लुओ और सू परिवार, बूढ़े हान और गु परिवार के लोग ही बचे थे। बूढ़े हान अपनी छड़ी के सहारे खड़े हुए और बोले, आज की कहानी देखकर कम से कम मुझे तसल्ली हो गई कि इस बच्चे को प्यार करने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। उनकी बात में मजाक भी था और चेतावनी भी। दादा लुओ तुरंत बोले, शियाओ चेन मेरा खोया हुआ खजाना है, मैंने उसे 15 साल तक ढूंढा है, अब वापस मिला है तो मैं उसे किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने जल्दी से बीच में कहा, बहुत देर हो गई है, मैं किसी को आपको घर छोड़ने का इंतजाम करने के लिए कहता हूँ। बूढ़े हान बोले, कोई जरूरत नहीं, मेरा ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी बाहर हैं। फिर उन्होंने हम तीनों की तरफ देखा। तुम लोग मुझसे मिलने भी आया करो, हमेशा ऐसे भागते हो जैसे मैं तुम्हें पेकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पकड़ लूंगा। गु परिवार भी वापस जाने की तैयारी करने लगा। दादा गु मेरे पास आए, मेरी बांह थपथपाई और बोले, अच्छे बच्चे, आज तुमने बहुत कुछ झेला है, अब ज्यादा मत सोचना। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है दादा गु, आप अपना ख्याल रखना। तभी गु शिवान मेरी तरफ देखने लगी, बाद में हाथ पर दवा लगा लेना, मैंने पहले ही फर्स्ट एड किट मंगवा ली है। पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा इससे तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। ठीक है, समझ गया। सभी मेहमानों के जाने के बाद दादा लुओ ने आखिरकार मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब मेरी बारी है तुमसे बात करने की। मेहमानों को विदा करने के बाद दादा लुओ ने मुझे घूरते हुए कहा, लुओ येचेन, तुम सच में बड़े अजीब हो। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? सब कुछ मुझसे छुपाया और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, दादी लुओ ने दादाजी को गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया। अरे बूढ़े मूर्ख, मेरे शियाओ चेन पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने हम सबसे छुपाया। मुझे तो तुम्हारी नियत ही संदिग्ध लग रही है। मैंने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, दादी, इसमें दादाजी की गलती नहीं है, मैंने उन्हें भी पूरी बात नहीं बताई थी। दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका बचाव मत करो, दादा लुओ बेबस होकर बोले। तुम्हारे पास न बताने की वजह हो सकती है, लेकिन उसका राज छुपाना मेरी गलती थी। फिर अचानक दादाजी ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा पोता ही सबसे अच्छा है और मैं ही बुरा हूँ, ठीक है? इतना कहकर वे बैठक की ओर मुड़ गए। मैं यहाँ खड़ा होकर मच्छरों को खाना नहीं खिलाने वाला, जिसे सच बुरा लगे लगे। मैं मुस्कुरा दिया। दादी ने मेरी तरफ देखा, जाओ शियाओ चेन, जाकर अपने दादाजी को मना लो, ठीक है? मेरे दिल में अचानक गर्माहट भर गई। मैं समझ गया था कि वे मुझे दोष नहीं दे रहे थे, अपने अपने तरीके से वे बस मुझे बता रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। सुवान किंग भी बाकी लोगों को लेकर आगे आई। ये सभी अच्छे बच्चे हैं, अब से हम सब एक परिवार हैं। सभी लोग मुख्य भवन के बैठक कक्ष में लौट आए। सुवान किंग गर्व से बोली, कोई सुनेगा तो कहेगा कि मुझे 6 बच्चे मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है और मेरे सभी बच्चे बेहतरीन हैं। तभी परिवार के बाकी लोग मजाक करने लगे, भाभी ये तो नाइंसाफी है, आपके पास इतने बच्चे हैं, हमारे पास तो सिर्फ 2-2 हैं, थोड़ा बांट भी दीजिए। बिल्कुल नहीं, सुवान किंग ने तुरंत जवाब दिया, ये सब मेरे बच्चे हैं। जियांग यूनिंग और जियांग जिरो एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सबके सामने बच्चों को लेकर ये मजाकिया लड़ाई क्यों चल रही है। तभी चाचा बीच में बोले, लड़ना बंद करो, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है, इन्हें मुझे दे दो। तीनों महिलाएं एक साथ चिल्लाईं, चुप रहो। दादी सुने आंखें घुमाईं, अभी भी ऐसी बातें करने की हिम्मत है? कुछ लोग 40 साल के हो गए और अभी तक किसी को घर नहीं लाए। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का हो या लड़की, अब तो बस कोई सांस लेता हुआ इंसान ले आओ। कमरे में हंसी गूंज उठी। तभी बड़े चचेरे भाई लुओ युनफान गंभीर हो गए। लेकिन मुझे वांग लिंगलिंग की बात थोड़ी अजीब लगी। वह आखिरी पल तक सब कुछ नकार रही थी, फिर अचानक उसने कबूल कैसे कर लिया? छोटी चचेरी बहन सुवेन्यू भी सोच में पड़ गई। उसे भी लगा जैसे उसने ऐसा कुछ पहले पढ़ा हो। अगर किसी की मानसिक क्षमता बहुत शक्तिशाली हो तो बिना छुए भी उसके दिमाग की गहराई से सच निकलवाया जा सकता है, कुछ कुछ सम्मोहन जैसा। सुवेन्यू की नजर अचानक मुझ पर टिक गई। उसने शक से मुझे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस आराम से संतरे का रस पीता रहा और होठों पर आई हल्की मुस्कान दबा ली। कमरे में लौटते ही जियांग यूनिंग ने राहत की सांस ली। तुमने मुझे डरा ही दिया था, तुम्हारी चचेरी बहन बहुत सतर्क है। मैंने बेपरवाही से कहा, डरने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ शक है। और वैसे भी वांग लिंगलिंग ने जो कहा वह सच ही था। जियांग जिरो भी हंस पड़ी। वैसे भी भाई लुओ से ज्यादा ताकतवर महाशक्तिशाली व्यक्ति शायद इस दुनिया में है ही नहीं। जियांग यूनिंग सोफे पर बैठ गई। मैं परसों अंगुओ वापस जा रही हूँ, मुझे भूल मत जाना। जियांग जिरो चौंक गई। इतनी जल्दी? कुछ दिन और नहीं रुक सकती? नहीं, लैब में काम है, तुम दोनों खुश रहो और जो चाहो करो, मेरी चिंता मत करना। फिर मैंने जियांग जिरो की तरफ देखकर कहा, तुम जियांग परिवार के कारोबार पर ध्यान दो, अभी बाकी चीजों की चिंता मत करो। ठीक है, समझ गई। लेकिन अगले ही पल जियांग जिरो भड़क गई। 1 मिनट, तुमने अभी कहा कि मेरे न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं और जियांग यूनिंग दोनों चुप रहे। नहीं, पहले ये बात समझाओ, वरना मैं यही हंगामा कर दूंगी। दूसरी तरफ गु परिवार की कार में बूढ़े
बूढ़े मास्टर गु अचानक बोले, शाओवान, तुम्हें क्या लगता है ये चेन आज रात सच में कोई कदम उठाएगा? गु परिवार की कार में बैठे सभी लोग अभी भी रात की घटनाओं के बारे में सोच रहे थे। गु शिवान कभी कभी खिड़की से बाहर देखती, उसकी आंखों में कई तरह के भाव थे। आज जो कुछ हुआ था उसने सबको प्रभावित किया था। शुरू से ही लुओ येचेन ने लुओ और सू परिवार को इस मामले से दूर रखा। उसने सारी जिम्मेदारी और संभावित परिणाम अपने ऊपर ले लिए। उसने किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया था, वह सिर्फ अपने दोस्त के लिए न्याय मांग रहा था। इसी वजह से उसने बिना किसी विवाद के बीजिंग के बड़े लोगों के बीच अपनी ताकत और हैसियत स्थापित कर ली थी। अब शायद ही कोई उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत करता। बूढ़े मास्टर गु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह लड़का बहादुर भी है और समझदार भी। अगर मैं उसकी उम्र में होता तो शायद मैं भी इतना कुछ नहीं कर पाता। कितना अच्छा बच्चा है, काश वह मेरा पोता होता। यह सुनते ही गु परिवार के एक सदस्य ने मजाक में कहा, तो फिर शिवान को थोड़ा और मेहनत करने दो, क्या पता वह हमारा दामाद ही बन जाए। दादा गु ने तुरंत पिता और बेटी की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोले, मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी उसके लायक ही नहीं है। यह सुनकर कार में बैठे सभी लोग चौंक गए। फिर बूढ़े मास्टर ने कहा, नहीं, मुझे सु वानकिंग से बात करनी पड़ेगी। शायद मैं उसे गोद लेने के बारे में सोचूं। गुशिवान की मां ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। गुशिवान ने बेबसी से कहा, मां, लेकिन उसकी मां ने बीच में ही रोक दिया, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा दामाद हाथ से निकल गया तो फिर गोद लिया हुआ बेटा ही सही। गुशिवान के पिता नाराज होकर बोले, अरे मैं यहाँ हूँ या नहीं, आखिर उसका पिता कौन है? अगले दिन बीजिंग पुलिस ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से सोंग परिवार के चारों सदस्यों के अपराधों की जानकारी सार्वजनिक कर दी। पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लोग सोंग परिवार को जमकर कोसने लगे। कुछ लोगों ने तो व्यंग्य में कहा कि इतने बुरे काम करने वाला परिवार आखिर एक साथ कैसे हो सकता है। कई लोग जियांग परिवार की पुरानी कहानी पर भी चर्चा करने लगे। सोंग परिवार का अंत हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ जियांग परिवार फिर से उठ खड़ा हुआ था। जियांग जीरो अब अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसकी पहचान, उसकी प्रतिभा और उसका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजिंग के संभ्रांत लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा लुओ येचेन की ही होने लगी। उसने अकेले ही उन 4 लोगों और उनके पूरे परिवार को कानून के कटघरे तक पहुंचा दिया था। उसने ताकतवर परिवारों से डरने के बजाय खुलेआम सबूत पेश किए। उसने अपने दोस्त के परिवार के साथ हुए अन्याय का हिसाब भी बराबर करवाया। रातों रात उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग उसे वफादार, बुद्धिमान, ताकतवर और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति मानने लगे। यहाँ तक कि कुछ बड़े परिवारों ने उसके लिए शादी के प्रस्ताव भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन येचेन को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी, और शायद अगर होती भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद हम तीनों बीजिंग के एक कब्रिस्तान में खड़े थे। सालों पहले अपनी सच्चाई छुपाने के लिए सोंग यांग ने जियांग नानकिंग को उनके माता पिता के साथ यहीं दफना दिया था। कब्र की जमीन जियांग परिवार के बुजुर्गों ने खुद खरीदी थी। कब्रों पर लगे पत्थर भी परिवार ने खुद बनवाए थे, इसलिए उन्हें कभी नहीं हटाया गया। जियांग जीरो ने अपनी मां की कब्र पर लिखे शब्द बदलवा दिए। अब वहां लिखा था, प्यारी मां जियांग नानकिंग। उसके साथ उनकी पहचान भी जोड़ी गई, जियांग यूनिंग। और मैंने चारों कब्रों को 3 बार प्रणाम किया। फिर हम एक तरफ हट गए। जियांग जीरो कब्रों के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। दादाजी, दादी जी, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने जियांग परिवार वापस ले लिया है। जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था उन्हें उनकी करनी का फल मिल चुका है। उसने कुछ पल के लिए सिर झुका लिया, फिर धीमी आवाज में बोली, यह सब भाई लुओ और भाई निंग की वजह से हो पाया। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, मैं अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाई। मैं उसे अपने साथ वापस भी नहीं ला सकी। कुछ देर तक वहां पूरी खामोशी छाई रही। तभी हवा का एक हल्का झोंका आया। हवा ने उसके चेहरे को धीरे से छुआ, मानो कोई उसे सांत्वना दे रहा हो या शायद विदाई दे रहा हो। जियांग जीरो ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान आ चुकी थी। चिंता मत करना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने खूब पैसा कमाया है और अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसने कब्रों की तरफ आखिरी बार देखा। मैं अब चलती हूँ, फिर किसी दिन आपसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर वह उठी और अपने आंसू पोंछ लिए। फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलो घर चलते हैं। जियांग यूनिंग और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हम दोनों उसके पीछे चल पड़े। जियांग यूनिंग ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, चलो घर चलते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वही छोटा लड़का वहां खड़ा था। वही लड़का जिसने सालों पहले मेरी रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी थी। वह मुझे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन कहा, भाई, मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब से मैं अपने लिए जीऊंगा। उसी सुबह जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला, अचानक किसी ने मेरे कंधे पकड़ लिए। मैं चौंक गया। सामने लू यूनक्सी खड़ी थी। वह गुस्से से बोली, शाओ चेन, झाओ मान ने हद कर दी। उसने मुझसे पूछे बिना एक लाइव स्ट्रीम फैमिली वैरायटी शो के लिए हामी भर दी। शो का नाम है हैप्पी फैमिली। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह आगे बोली, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी हो चुके हैं। अगर मैं अब शो छोड़ती हूँ तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। असल में कुछ दिन पहले कंपनी में लू यूनक्सी अपने एजेंट झाओ मान के सामने परिवार में अपनी हैसियत की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। वह बता रही थी कि लुओ परिवार में उसका कितना रुतबा है और उसका छोटा भाई येचेन उसे कितना मानता है। इसी बातों में आकर उसने बिना ज्यादा सोचे
उस फैमिली वैरायटी शो के लिए हामी भर दी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह सीधे परिवार के बड़े लोगों से पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। इसीलिए उसने चुपके से सुवान किंग से पूछा कि क्या शो की शूटिंग घर पर हो सकती है। जवाब मिला, अगर मैं मान जाऊं तो ठीक है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह मदद मांगने मेरे पास आई थी। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर पूरी गंभीरता से पूछा, तो दूसरी बहन, क्या तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं है? लू यूनक्सी कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका छोटा भाई उसकी मदद करने के बजाय उसे चिढ़ा रहा था।